वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं साहिबा विक आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ DSSB की TGT PGT इंग्लिश की क्लास। और इस टेस्ट सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेस्ट नंबर 13 और टेस्ट नंबर 13 का आज है लेक्चर नंबर 4 जो कि लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स पे कंटिन्यू रहेगा। प्रीवियस ईयर्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट कई ईयर्स में रेगुलर आए हैं हमारे। क्वेश्चन 91, हम ऑलरेडी 90 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स पे। द टर्म ईगोटिस्टिकल सबलाइम was coined by A. S.T. Coleridge, B. William Emerson, C. John Keats and D. I.A. Richards. So who coined this term egotistical sublime? बेटा ये जो टर्म है egotistical sublime, it is totally opposite. किस टर्म के अपोजिट है ये? नेगेटिव कैपेबिलिटी के अपोजिट है ये टर्म, ठीक है, अपोजिट टू नेगेटिव कैपेबिलिटी। और नेगेटिव कैपेबिलिटी होता है कि अपने आप को करेक्टर से नेगोशिएट कर लेना, यानी अलग करके रखना, अपने आप को करेक्टर के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व ना करना। बट ईगोटिस्टिकल सबलाइम के पूरी तरह करेक्टर के अंदर घुस जाना, यानी अपने आप को वही समझ लेना जो करेक्टर है। सो ईगोटिस्टिकल सबलाइम और नेगेटिव कैपेबिलिटी दोनों अपोजिट टर्म्स हैं। और ये वाली ईगोटिस्टिकल सबलाइम एंड नेगेटिव कैपेबिलिटी दोनों ही टर्म किसने दी हैं? जॉन कीट्स ने दी हैं। और ईगोटिस्टिकल सबलाइम इज द टर्म गिवन बाय जॉन कीट्स फॉर वर्ड्सवर्थ। उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए ये टर्म दी है, वर्ड्सवर्थ के लिए। और नेगेटिव कैपेबिलिटी किसके लिए टर्म दी है? विलियम शेक्सपियर के लिए टर्म दी है। और एसटी कॉलरिज है हमारे पास ऑप्शन में, विलियम एमसन है, आईए रिचार्ड्स हैं। इनके बारे में भी जान लेते हैं। एसटी कॉलरिज का जो फेमस वर्क है वो है बायोग्राफिया लिटरेरिया। और इसके अंदर इन्होंने एक फेमस फ्रेज दिया है जिसका क्या नाम है? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ठीक है, और इसी में ही इन्होंने एसटी कॉलरिज में प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात की है। और विलियम एमसन, इनका एक फेमस वर्क है जो है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। और इसी में इन्होंने मेटाफर को फर्स्ट एम्बिग्विटी कहा है। और सी जॉन कीट्स है जो इसका आंसर है। आईए रिचार्ड्स जो कि फेमस है किसके लिए? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए। क्वेश्चन 93, अ स्पेंसेरियन स्टेंजा हैज, एक जो स्पेंसेरियन स्टेंजा है मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि स्पेंसेरियन स्टेंजा में क्या होता है, 8 लाइंस होती हैं जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। 8 लाइंस आर इन विच आयम्बिक पेंटामीटर एंड 1 लास्ट लाइन, 9th लाइन जो होती है, यानी कि एक लास्ट की जो लाइन होती है वो किस में होती है? हेक्सामीटर में होती है। सो टोटल कितनी लाइंस हो गई? 9 लाइंस हो गई। ठीक है, टोटल 9 लाइंस होती है। सो क्वेश्चन इज आस्किंग स्पेंसेरियन स्टेंजा में इनमें से क्या आंसर होगा। सो अगर यहाँ 9 आता तो हम 9 ले लेते, बट यहाँ पे 8 है तो हम ये वाला चूज करेंगे, 8 आयम्बिक पेंटामीटर्स। क्वेश्चन नंबर 94, मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस इन इंग्लिश वर बेस्ड टोटली ऑन। मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस इंग्लिश में किस पे बेस्ड है? ए इंग्लिश फोकलॉर्स, बी इंग्लिश लेजेंड्स,
C. Biblical stories, and D. Anglo-Saxon myths. It is totally based on जो मिस्ट्री एंड मिराकल प्लेस होते हैं वो बिब्लिकल स्टोरीज पे बेस्ड होते हैं. Question 95. The term womanism was first used by whom? A. Helen, B. Gayatri, C. Kate Millett, and D. Alice Walker. So, who coined this term womanism? This term was coined by D. Alice Walker. और इन्होंने कब दी थी ये टर्म? In 1909. In her short story. और उस शॉर्ट स्टोरी का क्या नाम था? कमिंग अपार्ट. Question number 96. Plagiarism is a well-known word and concept in academic circle. The word plagiarism in Latin, however, meant what? A. Trickster or a cheat. B. A quack or a swindler. C. A loafer or a lout. D. A torturer or a plunderer. So, बेटा plagiarism basically क्या होता है? Plagiarism is literary theft. लिटरेरी थेफ्ट होता है उसको कहते हैं प्लेगरिज्म. सो लिटरेरी थेफ्ट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म. और प्लेगरिस का लैटिन में जो मतलब था वो ये था कि किडनैपिंग, किडनैप करना या किसी को उठा लेना, चोरी कर लेना, किडनैपिंग. सो आज इसी प्लेगरिस से जो वर्ड बना है प्लेगरिज्म, उसका मतलब होता है साहित्य की चोरी. आंसर विल बी डी, अ टॉर्चरर और प्लंडरर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 97. The error of evaluating a poem by the emotional effects upon the reader is called. जब कोई भी चीज़ हमारे इमोशनल एरिया पे इफेक्ट करती है तो इट ऑलवेज कैटर्स द अफेक्टिव फैलेसी. तो वो हमेशा हमारी अफेक्टिव फैलेसी को अफेक्ट करती है, यानी कि सी ऑप्शन. क्वेश्चन 98. हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम? स्प्रंग रिदम टर्म किसने दिया है? वी ऑल नो दैट स्प्रंग रिदम इज द टर्म गिवन बाय, मैं पहले भी लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ, इट इज गिवन बाय G.M. हॉपकिंस. Question 99. Anxiety of influence, the term has been coined by whom? Anxiety of influence ये term किसने दी है बेटा? This term is given by Harold Bloom. Harold Bloom ने ये term दी है, anxiety of influence. Question 100. Paradox and tension are critical terms that are promoted by whom? Paradox and tension ये terms किसने promote की हैं? ये terms promote की हैं A. Pound and Eliot ने, B. Tat and Brooks ने, C. Johnson and Keats ने, और D. none of the above ने. So these are promoted by Tate and Brooks. Poem in which a single speaker at a critical moment addresses another whose presence is implicit in what the speaker says. यानी कि एक सिंगल स्पीकर थ्रू आउट बोलता रहता है और उसमें एक सिंगल ही होता है पर्सन जो कि बोलता है, तो उसको क्या कहेंगे? हम इस वर्ड सिंगल से ही आंसर पकड़ लेते हैं. सिंगल से यहाँ पे बेटा मोनो लिखा है, मोनो मीन्स भी क्या होता है? सिंगल. तो मोनोलॉग हो गया सिंगल स्पीकर, लॉग मीन्स होता है स्पीकर. सो जहाँ पे एक सिंगल स्पीकर इन्वॉल्व्ड हो उसको क्या कहेंगे? ड्रामेटिक मोनोलॉग. सिंगल स्पीकर ड्रामेटिक मोनोलॉग. और ड्रामेटिक मोनोलॉग जो हमारे पास ये टर्म है ये दी किसने है? इसके मास्टर कौन है? मतलब ये यूज किसने किया है ज़्यादा से ज़्यादा? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज किया है सबसे ज़्यादा रॉबर्ट ब्राउनिंग ने. ही इज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग.
एंड कुछ ऐसे हैं जो वर्क्स जिसमें ये यूज हुआ है ड्रामेटिक मोनोलॉग. फॉर एग्जाम्पल किसमें यूज हुआ है ये? फॉर एग्जाम्पल यूलिसिस, माई लास्ट डचेस, and Alfred Prufrock. Alfred Prufrock में भी ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन 102. द टर्म कैंपस नॉवल इज एसोसिएटेड विथ विच? फर्स्ट ग्राहम ग्रीन, second William Golding, third Kingsley Amis, and fourth W.V. Yeats. So the term campus novel is associated with Kingsley Amis. Kingsley Amis was the person जिन्होंने ये term दी थी campus novel. So नेक्स्ट क्वेश्चन 103. डिक्शन मीन्स, डिक्शन का क्या मतलब है? ए सिवियरिटी ऑफ द प्रोज, बी डिवाइसेस ऑफ द मीटर, सी सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर, एंड डी पोएटिक डिवाइस. सो आंसर इज सी सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर. सिंटैक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, तो उसको अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही क्या कहते हैं? डिक्शन. Question 104. Who of the following is known for aphoristic prose style? कौन है इनमें से जो एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए फेमस है? सो एफोरिस्टिक क्या होता है बेटा? प्रोवर्बल भाषा, प्रोवर्बियल भाषा. प्रोवर्बियल भाषा मीन्स कि कहावती भाषा जो यूज होती है उसको कहते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल. सो कहावती भाषा किसने सबसे ज्यादा यूज की है? इट इज यूज्ड बाय फ्रांसिस बेकन. फ्रांसिस बेकन वॉज द मास्टर ऑफ एफोरिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, एंड फ्रांसिस बेकन इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ द इंग्लिश एसेज. और जबकि चार्ल्स लैम को क्या कहते हैं बेटा? प्रिंस कहते हैं इनको कहते हैं चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ is called Prince of English essays. और इनके स्टाइल ऑफ राइटिंग को, चार्ल्स लैम का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है उसको कहते हैं ईगोटिस्टिकल स्टाइल कहते हैं. Question 105. The phrase understanding poetry by Brooks and Warren encapsulates the principles of what? First, new historicism, B, new criticism, C, reader response, and D, Marxist criticism. So जो phrase है, कौन सा phrase? Understanding poetry. ये phrase है by Brooks and Warren. So ये किसका प्रिंसिपल बताता है ये फ्रेज? इट गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. 106. A verse that has no set theme, no regular meter, no rhyme and no stanzaic particular pattern. तो स्टेंजा का भी कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है. तो इनमें से क्या होगा? ए ब्लैंक वर्स, बी फ्लेक्सिबल वर्स,
सी हीरोइक वर्स और डी फ्री वर्स। बेटा जब कोई रेगुलर मीटर नहीं है, कोई रेगुलर मीटर नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, इरेगुलर वर्स। इसको क्या कह सकते हैं, इरेगुलर वर्स। और इसमें कोई रेगुलर राइम नहीं है, यानी कि बहुत सारी राइम्स यूज हो सकती हैं। कभी किसी में कोई लाइंस में राइम लग गई और कभी 2 लाइन में कोई और राइम लग गई, तो कोई रेगुलर राइम यूज नहीं हुई है। तो मैनी राइम्स, तो मैनी राइम्स को क्या कह सकते हैं, पॉलीरिदमिक। पॉलीरिदमिक वर्स कह सकते हैं। और इसमें कोई भी रेगुलर स्टेंजाइक पैटर्न नहीं है। तो जब कोई दो स्टेंजा कभी आ रहे हैं, 2 स्टेंजा किसी और उसमें आ रहे हैं फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या है, वर्स लिब्रा है। यानी कि लिब्रा मीन्स लिबर्टी है कि स्टेंजा किसी भी पैटर्न में आ सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो वर्स लिब्रा। लिब्रा मीन्स लिबर्टी, इट्स देयर इज अ लिबर्टी कि स्टेंजा किसी भी पैटर्न में, फ्री पैटर्न में आ सकते हैं। सो आंसर इज डी फ्री वर्स। और फादर ऑफ फ्री वर्स किसको कहते हैं बेटा, फादर ऑफ फ्री वर्स किसको कहते हैं, फादर ऑफ फ्री वर्स इज कॉल्ड वॉल्ट हिटमैन। Question 107. Which of the following is a speech in which a character reveals his thoughts to the audience but not to the other characters in the play? जो और character stage पे होते हैं उनको thoughts नहीं reveal होते, और जो उसके thoughts हैं वो किसको reveal होते हैं, सिर्फ audience को ही पता चलते हैं। तो ऐसी speech को हम क्या कहेंगे? A, क्या उसे स्टेज क्राफ्ट कहेंगे, B या स्ट्रोफे, सी सोलिलिकी या डी असाइड। सो जिसमें सिंगल स्पीकर अपनी बात कहता है और ऑडियंस जो है उसको अपनी बात पहुंचाता है, बट अदर कैरेक्टर्स जो स्टेज पे होते हैं वो ये बात नहीं सुनते, वो और कैरेक्टर्स को नहीं चाहता कि वो उसकी जो बातें हैं वो सुने, तो उसे क्या कहेंगे, सोलिलिकी। Question 108. Which of the following comprises some important elements such as plot, exposition, foreshadowing, rising action, climax, falling action and resolution? ये सब किस में होता है बेटा? Plot, exposition, climax, rising action, falling action, these all are the part of a fiction. और fiction का ही part जो होता है वो ड्रामा भी fiction के अंदर ही आता है। Question 109. Which of the following is a term given to the fictional writing which self-consciously and systematically draws your attention to its status as an artifact in order to pose questions about the relationship between fiction and reality? जो question करता है किस पे, fiction and reality पे। तो इनमें से क्या होगा, मेटा फिक्शन। और मेटाफिक्शन का क्या मतलब होता है, बियॉन्ड द रियलिटी, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। Question 1010. Which of the following is defined as a short poem with rhyming lines on a tombstone in praise of a deceased person? कोई इंसान जो मर गया है उसकी क्या कहते हैं, कब्र के ऊपर लिखवाई जाती हैं लाइंस, तो उन लाइंस को क्या कहते हैं, जो और वो लाइंस, दीज लाइंस आर इन द प्रेज ऑफ दैट पर्सन, उसकी प्रेज में लिखवाई जाती हैं, तो उसे कहते हैं क्या, एकोरिस्टिक कहते हैं, एपिटैप कहते हैं, ओड या एलेजी। दीज लाइंस आर कॉल्ड एपिटैप। Epitaph are the lines written on the tomb of a dead person. Question 111. A subsidiary or
subordinate or parallel plot in a play or story that coexist the main plot, जो main plot के साथ आता है उसको coexist करता है, तो मेन प्लॉट के अंदर जो प्लॉट होगा या उसके साथ साथ जो प्लॉट चलेगा मेन प्लॉट के को एग्जिस्ट यानी उसके साथ साथ चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सब प्लॉट। क्वेश्चन 112, विच ऑफ द फॉलोइंग longest type of poem which has been around for thousands of years, ऐसी longest type of poem जो कि thousands of years से चलती आ रही है, तो इसे क्या कहेंगे longest poem को, it is epic। और इसमें कम से कम कितनी बुक्स होती हैं एपिक के अंदर, कम से कम मिनिमम 12 बुक्स होती हैं और मैक्सिमम 24 बुक्स होती हैं। Question 113, which of the following is a short fictitious story that is presented to teach a religious principle, a simple truth or a moral lesson? एक ऐसी छोटी fictitious story जो कि किस लिए, एक कोई ट्रूथ को टीच करने के लिए, सच्चाई को बताने के लिए, कोई भी मॉरल लेसन टीच करने के लिए किसी को दी जाती है, तो इसको कहते हैं पैराबिल। पैराबिल। क्वेश्चन 114, विच प्लेस फीचरिंग अ हीरो हु मस्ट ओवरकम इविल वर एलिगोरिकल इन नेचर। सो ऐसा प्ले जिसके अंदर जो हीरो है वो किसी इविल को ओवरकम कर देता है, बुराई को जीत लेता है, बुराई को जीतने के बाद बुराई को जीतने के बाद उस पर विजय हासिल कर लेता है, वो कौन सा होता है, ए मिस्ट्री प्ले, बी मिराकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस और मोनोलॉग्स। इट इज़ अ मोरालिटी प्लेस क्योंकि इट इज़ अ मॉरल ऑफ डिफीटिंग द इविल थिंग्स, बुराई को हराना और बुराई को गलत ठहराना इज मॉरल प्लेस। क्वेश्चन 115, अ पोएम इन विच एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड इज, जिसमें एपिक कन्वेंशंस को सबवर्टेड कर दिया जाता है, यानी नीचा, एपिक के जो कन्वेंशंस है उसको नीचा दिखा दिया जाता है, तो नीचा दिखाने को क्या कहेंगे, मॉकिंग, मॉक करना, यानी मजाक उड़ा के ही तो नीचा दिखा सकते हैं ना, सो इट इज ऑप्शन डी, मॉक हीरोइक एपिक। क्वेश्चन 116, अ लॉन्ग लिरिक पोएम सीरियस इन द मैटर, एलिवेटेड इन द स्टाइल, एलिब्रेटेड इन इट्स स्टैंजाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। देखिए अब यहाँ पे सीरियस वर्ड आया, और सीरियस क्या होता है, इनमें से लिरिक, ओड, सोनेट, सोनेट तो लव सॉन्ग है, लिरिक गाने के लिए, तो एलिजी तो डेथ पे है, तो सीरियस सब्जेक्ट मैटर पे लिखा जाता है ओड। क्यों, इस सीरियस सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, क्या क्या, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और उसके बाद ईपॉट। और अगर यहाँ डेथ की बात होती, सब सीरियस सब्जेक्ट की मैटर की जगह लिखा होता डेथ, तो डेथ के लिए हम यूज करते एलेजी। और लव अगर आता, लव मैटर, तो लव मैटर के लिए हम करते सोनेट, बट इधर था सीरियस मैटर, सब्जेक्ट मैटर, तो उसके लिए हम करेंगे ओड। और ये पर्सनल फीलिंग्स के लिए यूज होता है, एंड लिरिक इज यूज फॉर पर्सनल फीलिंग्स। क्वेश्चन 117, अ बैलेड इज व्हाट। अ बैलेड क्या है, अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग टेल, अ पोएम रिटन ऑन समबडीज डेथ, समबडीज डेथ पे तो एलेजी लिखी जाती है, अ प्रेयर सॉन्ग, अ मैरिज सॉन्ग।
प्रेयर सॉन्ग क्या होता है? प्रेयर्स जो हमारे स्कूल में होती है, हिम कहते हैं उसे, हिम. And short narrating tale is called a ballad. Question 118. Lyrical poetry refers to lyrical poetry किसको कहते हैं? The lightest and shortest form of a narrative poem. Poetry, a short poem fits to be sung or recited, intense personal feelings, a poem written on somebody's death, or a poem in old descriptive form. It is option B, a poem fit to be sung or recited, intense personal feelings. जो गाई जाती है, रिसाइट की जाती है, वही लिरिकल पोएम कहलाती है. ठीक है, और इसमें पर्सनल फीलिंग्स भी होती है लिरिकल पोएट्री में. क्वेश्चन नंबर 119. लैंग्वेज विच सीम्स स्मूथ, प्लीजेंट, म्यूजिकल टू द ईयर इज कॉल्ड. जो स्मूथ होती है, बहुत अच्छी लगती है हमारे कानों को, विच इज़ वेरी सूदिंग टू आवर ईयर्स, इज कॉल्ड यूफोनी. यू मीन्स गुड, रूट वर्ड है यू जिसका मतलब होता है गुड. ठीक है, एंड फोनी का क्या मतलब होता है? साउंड. सो गुड साउंड इज कॉल्ड यूफोनी. सो आंसर विल बी यूफोनी. कैकोफोनी, कैको रूट वर्ड का मतलब होता है बैड, फोनी मीन साउंड, बैड साउंड होता है कैकोफोनी. क्वेश्चन 120. अ स्टैंडर्ड सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स. एक नॉर्मल जो सोनेट होता है वो हमेशा के लिए कितनी लाइन्स का रहेगा सोनेट? इट इज ऑलवेज ऑफ 14 लाइन्स. So you can join us on our Telegram channel A1 360 degree, our Telegram channel, our Facebook channel and Instagram channel A1 English 360 degree. So you can download our app A1 360 degree.